नमस्कार भैया, राम राम। हमारा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड रिपोर्ट। अब हमारे संगे मौजूद हैं एक आदर्श शिक्षक, पूर्व पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री धीरज बाथम जी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेलखंड रिपोर्ट। सभी हरन को बुंदेलखंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं सभी बुंदेलखंड वासियों को राम राम। आप शिक्षक हैं, जय। पूर्व में आप पत्रकार रहे जय। और अभी वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा से। जय। तो इन तीनों कार्य क्षेत्र में आपको समानता जो है क्या दिखाई देती है? जय। किसी भी काम को देखें या इन तीन को विशेष रूप से देखें तो सबका एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा देना और समाज के अग्रगामी जाने के लिए उन चीज़ों को करना। अगर शिक्षक के रूप में हम देखें तो मैं अपनी भूमिका ये पाता हूं कि बच्चों में सकारात्मकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़े। ठीक। और पत्रकारिता को अगर देखें तो पत्रकारिता का भी मूल उद्देश्य यही है कि अगर कोई चीज़ गलत जा रही है तो उसका विरोध करना, उसका आलोचनात्मक उसका पक्ष रखना और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना, ये पत्रकारिता के रूप में मैं देखता हूँ। अब राजनीति की बात करें, ठीक, ये सबसे गंभीर विषय है क्योंकि राजनीति ही बताती है कि देश या समाज किस दिशा में जाएगा। तो वहां भी सकारात्मकता के साथ और सेवा के भाव के साथ जाएंगे तो तीनों में एक ही भाव है कि समाज सेवा करना है। तो इस वजह से ये समानता मुझे इन तीनों में दिखाई देती है। अच्छा, राजनीति में आवे को जो है आपको व्यक्तिगत कारण का रहो? मेरा व्यक्तिगत कारण तो निजी कारण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए जो अंदर से और ईमानदारी के साथ अपनी बात को कह सके और समाज में अच्छे लोगों की मदद करने के लिए समाज के सेवा भाव के साथ आना चाहिए। राजनीति में आने का प्रमुख कारण यही है कि केवल और केवल लोगों की सेवा करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में आवे को जो है आपको लंबे समय से मन हो या फिर चीजें जो है अचानक हुई? जी आदित्य जी, आपको बताऊं कि मैं 98 से जी भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता हूं। तो मतलब जब युवा था तभी से लगता था कि अगर जो है सेवा करनी है तो राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से आप एक व्यापक समाज सेवा कर सकते हैं। तो ये सब अचानक नहीं था, मतलब जब मैं युवा था तब से मैं राजनीति में 98 से कार्यरत हूँ। और 2002 में मैं आगरा सम्मेलन में, जब उस समय जो है राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ युवा मोर्चा का, तो वो वहाँ में युवा मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में गया। और 2004 में अन्नी मित्तल जी के जो नगर अध्यक्ष थे तो मैं महामंत्री रहा। और इसी बीच में उर्जा दीक्षित जी जो आदरणीय जिलाध्यक्ष हैं, ऊर्जावान हैं, उनकी किसी कार्यक्रम में मेरे ऊपर नजर पड़ी तो उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया। तो ये सब मतलब अचानक से नहीं है, मतलब पूरी तरीके से सन 98 से कर रहा था। क्योंकि अबे आप जो है संगठनात्मक राजनीति में हो, संगठन की राजनीति कर रहे हैं, तो आगे जो है देखो जा सकते हैं कि जो है चुनावी राजनीति करने को मन है का आपको आगे? बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ आदित्य जी आपको कि अभी मेरा कद इतना नहीं है कि मैं एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालूं। नहीं, आप राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो जो है एक महत्वाकांक्षा पालना तो जरूरी है। जी, राजनीति में प्रमुख उद्देश्य तो चुनाव रहता है। हाँ। लेकिन मेरा चुनावी जो है कोई समीकरण नहीं है, ना मन में ऐसा कोई है कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं संगठन में रहकर स्वयंसेवक की भांति केवल संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, मान लो अगर पार्टी ने आपको टिकट दो तो कौन क्षेत्र से लड़ना चाह रहे हैं? नगर पालिका चुनाव या बीडीसी, जिला पंचायती या और कोई अन्य चुनाव? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, मेरा कोई भी उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं है। SIR को लेकर आपको क्या विचार है? क्योंकि अखिलेश यादव ने जो है कही है कि करीब 1,85,00,000 वोटर कट गए और उनको एक समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने हमला बोलो है कि कई भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हिसाब से मेहनत नहीं करी जो PDA के कार्यकर्ता ने करी। जय को कैसे देगा था? ठीक है, पहले तो आदित्य जी SIR क्या है, क्यों है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी बेहद लोकतांत्रिक पार्टी है और संविधान में पूरा विश्वास रखती है। तो संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को ये जो है देता है, अधिकार देता है कि वो मतदाता सूची को शुद्धिकरण करे और जो जनप्रतिनिधित्व की धारा है 1950 अधिनियम की धारा 21 के तहत निर्वाचन आयोग इसको कर रहा है। और क्यों करता है? आप भी जानते हैं कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर हमारी जो सुरक्षा है उसके दायरे में कोई बाहरी आकर भी यहाँ पर रहने लगता है।
तो हम ये चाहेंगे कि जो SIR के माध्यम से जो भारत का मूल मतदाता है वही उस मतदाता सूची में रहना चाहिए। तो उद्देश्य हमारा एकदम क्लियर है, ये बिल्कुल मेलाफाइड नहीं है कि अगर ये कहा जा रहा है कि हम इनको भगाना चाहते हैं उनको भगाना चाहिए। इसमें एकदम भारतीय जनता पार्टी क्लियर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी घुसपैठिए है SIR के माध्यम से पहले उन्हें हम डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे कौन बाहरी है, ठीक है ना, फिर उनको मतदाता सूची से डिलीट करेंगे, इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं है, और डिपोर्ट भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने डिटेंशन सेंटर बना दिए हैं, जो बाहर से घुस के यहाँ पर आ गए हैं उनको डिटेन करेंगे और फिर डिपोर्ट, जहां से आप आए हैं वहां से आप चले जाइए। तो ये SIR ये हो गया। अब अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो है हम भारतीय जनता पार्टी को गड्ढे में डाल दिया। उन्हें अपने दल की चिंता होनी चाहिए। जो आदमी ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है SIR करके गड्ढे में डाल दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के बजाय ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस वर्ग को गड्ढे में डाल दिया। जब समाजवादी पार्टी की राजनीति समाजवाद की राजनीति है, आपको लगता है कभी कि परिवारवाद से वो ऊपर उठ पाए? मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो बता दें कि अगला CM कौन होगा। तो उन्हें बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है ये तो जनता बता रही है। केंद्र से लेकर बहुत सारे राज्य हम जीत रहे हैं, तो जनता बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्हें हमारी चिंता करने के बजाय ये देखना चाहिए कि जिस तरीके की राजनीति, विद्रूप राजनीति, वो परिवारवादी राजनीति करते हैं। और 2017 का जो, अगर एक बार आप युवाओं से पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, तो वो जो ठेले वाला है वो भी कहता है कि भाई साहब सामान लेने के बाद पैसे नहीं देते थे। तो उन्हें अपने लोगों को बताना चाहिए कि वो गुंडाई जो आज भी वो कर रहे हैं, अराजकता जो वो कर रहे हैं, उस पर उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में आपने जो है समाज की कौन सी कमी को जो है देखो कि जिस चीज में सुधार की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षक में, और अगर शिक्षा को देखें तो 3 बिंदु है। समाज यानी कि अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक। जब हम चले थे, सनातन काल से जब हम चले थे, उसको बड़ी गौर से आप समझिएगा कि तब क्या करता था, समाज संपूर्ण जिम्मेदारी एक शिक्षक को दे देता, गुरुकुल में भेज देता। तो पूरा समय जो होता था बच्चे का, वो हमारे यानी कि गुरु के साथ में गुजरता था। तो पूरी जिम्मेदारी गुरु को हुआ करती थी। वर्तमान समाज में अगर हम देखें तो शिक्षा का अगर वर्तमान स्वरूप हम देखें तो 6 घंटे शिक्षक के पास रह रहा है, बाकी 18 घंटे की अगर हम बात करें तो वो समाज में रह रहा नहीं, अभिभावक के पास में रह रहा है। अभिभावक ये गलती कर रहा है कि वो पैसे से शिक्षा को तोल रहा है कि भाई हमने इतना फीस जमा कर दिया, अब सारी जिम्मेदारी शिक्षक की है। अभिभावक को बराबरी से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं, लोगों को जब अभिभावक को मीटिंग के लिए बुलाता हूं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको अपने बच्चे की लिए समय नहीं है, उसकी जो है योजनाओं को जानने के लिए समय नहीं है, शाम को उससे बात करने की समय नहीं है, जब वो घर से निकलता है अभिभावक तब बच्चा सो रहा होता है, जब वो आता है तब बच्चा सो रहा होता है, आपके पास अब अपने बच्चे के लिए समय नहीं है, तो फिर आप क्या आशा कर सकते हैं? तो अभिभावक को ये अवेयर होना चाहिए कि आपको इम्पोर्टेंट टाइम देना चाहिए। समाज को ये अवेयर होना चाहिए कि हम किस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हम, अगर कोई बच्चा जाके समाज में लोगों के पैर छू रहा है और उसने आगे कहा भाई साहब नमस्ते, राम राम, और एक बच्चा आया, आपने कहा गुड मॉर्निंग, और आप कह रहे देखो ये इंग्लिश में बोलता है, तो समाज को ये समझना चाहिए कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं। तो अभिभावक को जिम्मेदारी उठाना चाहिए, समाज को उन्हीं लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो समाज में अच्छा देना चाहें। तो शिक्षक के रूप में ये स्पष्ट मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप समझना पड़ेगा कि केवल शिक्षक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समाज और अभिभावक को बराबर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अच्छा, पत्रकारिता के दौरान जी आपने जो है सत्ता और व्यवस्था, 2 चीजों को जो है करीब से देखो है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज जो है वही जो है आपको राजनीति के लिए प्रेरित करी है वो चीजें? बिल्कुल। अगर पत्रकारिता के जीवन की एक बात मैं आपको बताता हूँ, पत्रकारिता में बड़ा प्रचलित है कि पत्रकार निष्पक्ष होता है। यहाँ मेरा थोड़ा सा विरोध है। पत्रकार को कभी निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। पक्ष 2 ही हैं, सत्य या असत्य, और आप कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष हैं, तो फिर क्या काहे की पत्रकारिता? आपको डट के सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्रकार को बचना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब पूरी बॉडी नहीं है कि आप सत्य कैसे, और सत्य पता लगाने के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा। जब पत्रकारिता के क्षेत्र में गया तो वहां ये देखा कि पत्रकारिता में जो नीचे स्तर पे काम कर रहा है, उसने जो पत्रकारिता करी, उसने जो ग्राउंड लेवल पर पता किया
और उसको लेकर जाकर ऊपर भेज दिया, तो वहां मैनेजमेंट का खेल है। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी मेहनत को केवल मैनेजमेंट के सहारे अपना दूसरा पक्ष चला जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं वहां पहुंचूं जहां से इस मैनेजमेंट को भी प्रभावित किया जा सके। उसी क्रम में राजनीति में आ गया। अच्छा, एक प्रश्न है कि आप पत्रकारिता करी आपने, बाकी बात राजनीति में आए, ठीक है, तो जो चीज़ें पत्रकारिता में, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो सत्ता के जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों को आपको दिखाने पड़े थे, तो तब की जो चीज़ें और आज की जो चीज़ें आपको, क्योंकि आप एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो वे चीज़ों को आप कैसे देखा, तो अंतर स्पष्ट है। जब आप पत्रकार होते हैं तब भी आप पे जो है एक कंट्रोलिंग पावर होता है, मतलब आप सुपर पावर नहीं होते, मतलब आप जो भी बात कह रहे हैं उसको आपको दूसरे के तरीके में लाइनें लानी ही पड़ेंगी। अब राजनीति में आते हैं। राजनीति में जब हम निकलेंगे समाज सेवा के लिए, तो कोई भी राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दल, ये तो नहीं कहेगा कि आप समाज सेवा के लिए आगे मत जाइए, आप गरीबों की मदद के लिए आगे मत जाइए। अब हम पत्रकारिता और राजनीति को अलग अलग करें। अगर हमने कोई खबर जो है, जैसे इस एक वाक्य मैं आपको रखता हूं, मान लीजिए कोई मंत्री आ रहा है, एक खबर यह है कि मंत्री आ रहा है, एक खबर यह है कि बहुत सारे छोटे बच्चों ने मिलकर मोहल्ले की नाली को ठीक करने का निर्णय लिया, मोहल्ले को सफाई करने के लिए। अब पत्रकारिता के रूप में जो आज की पत्रकारिता है, या जो पत्रकारिता जो मेला फाइड में ही करो, सब है, तो क्या होगा, फ्रंट पे कौन आएगा, मंत्री जी आएंगे, या फिर कोई अच्छा पत्रकार होगा तो इसको भी खबर को देगा। लेकिन राजनीति के रूप में हम ये कर सकते हैं कि हम संगठन है, तो हम संगठन का जाके समाज में काम कर रहे हैं, और जो सत्ता में है सत्ता का काम करें। तो निश्चित रूप राजनीति और पत्रकारिता का ऐसा कोई विरोध नहीं है, दोनों साथ साथ में चलते हैं और दोनों जगह सकारात्मकता की आवश्यकता है। क्योंकि एज ए पत्रकार अगर आप पत्रकारिता कर रहे, तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर उनकी कोई कमी है तो हमें उजागर करने पड़ते हैं, ठीक है। और अब आप जो है पदाधिकारी हो गए, तो अब ऐसे देखने को मिल सका नहीं, जो सत्ता की अगर कोई कमी है तो भाई आप उजागर करो। देखिए, जब किसी दल में आप होते हैं, ठीक है, उजागर करने का काम पत्रकारिता का है, शिकायत या अपने में सुधार करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता का है। जहां जो फोरम है हम उजागर करने नहीं जाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो हमारी पार्टी का जो अथॉरिटी है हम उसको बताएंगे, और मर्यादा के ऊपर बताएंगे कि भाई ये काम, ये समाज में इसका संदेश सही नहीं जा रहा है। तो मेरा काम यह है कि अगर गलत हो रहा है तो जो जिम्मेदार बॉडी है उसको जाके बताएंगे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग में जो है सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखाई देती, जो चीजें जो है उजागर करने की जरूरत है या सुधार की जरूरत है? बड़ी बेबाकी से अगर कहूं तो पिछड़ा वर्ग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो दब्बूपन की समस्या है, आत्मबल की कमी है। आत्मबल की कमी है। अगर आपको लग रहा है कि ये बात ठीक नहीं है तो आप नहीं कह पाते, और आपके अंदर जो स्वाभाविक नेतृत्व है उसकी भी भारी कमी पिछड़े वर्ग में मुझे दिखाई देती है। और अध्ययन करिए, आप समाज में जाइए, लोगों से मिलिए, समाज की समस्याओं को पहचानिए और उसको उचित फोरम पे कहने का माध्यम रखिए। मेरा हित हो जाए ठीक है, लेकिन समाज का हित नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगा कि जिला जालौन में क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही, क्षेत्रवाद के नाम पे विकास हो रहा हो? कहूँ जो है दो बस स्टैंड बन रहा है तो कहूँ एक नहीं है, कहूँ जो है स्टेडियम है तो कहूँ खेल को मैदान ही नहीं है, इतने समय से मांग हो रही, जिस चीज़ को आपने अभी तक काहे नहीं उठाओ? जी, अगर मेरी पहले प्रश्न का जवाब दे देते हैं। क्या है, राजनीति में हम इस बात से नहीं भाग सकते हैं कि वोटर संख्या, इस बात से हम नहीं भाग सकते। और राजनीति में अगर आप सत्ता में नहीं है तो फिर आप केवल बातें करते रहिए, आप प्रभावशाली चीजें नहीं लाएंगे। तो आपकी बात सही है कि यहाँ क्षेत्रवाद थोड़ा सा दिखता है कि जहाँ ज्यादा जनसंख्या है वहाँ ज्यादा निश्चित रूप से सुविधाएं पहुंच जाती हैं, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है फिर तो आपकी पार्टी गड्ढा में चली जालौन में? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आप जो है संख्यात्मक रूप से देखें या फिर चीजों को देखें, जैसे आपने स्टेडियम की बात कही, तो कई बार इस स्टेडियम को लेकर वार्ता हुई। यहाँ पर 2 जगह स्टेडियम बन सकता था, बल्कि एक ही जगह बन सकता था, छछाल ग्राउंड पे बन सकता था। लोग जगह देने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका के पास इतनी बड़ी जगह नहीं है कि जहां पर स्टेडियम बन पाए। छछाल इंटर कॉलेज के जो ग्राउंड है, अब चूंकि वो ग्राउंड प्रबंध समिति के अंतर्गत आता है, अब वो जो प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए जो है हम लोगों ने जो है बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें हम लोग अब तक विफल रहे। मेरी अगर आप व्यक्तिगत रूप से बात करें तो आज के 2 साल पहले मैं स्वयं जो है दरबार में गया था,
आदरणीय के, और मैंने वो लेटर भी डाला था कि जालौन में एक जो है स्टेडियम की मांग रखी जाए। ये मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से वो मीडिया पे भी डाला था। समय आएगा और इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं कि नगर के युवाओं के लिए एक स्टेडियम वहां पर रखा जाए। ऐसी असमानता वाली बात कहीं पर भी नहीं। केंद्रीय विद्यालय को लेकर बहुत खींचतान भाई, जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम हमारे प्रयास से आओ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे प्रयास से आओ। पहले जो है जालौन के पास घोड़ा है उतर बनने, तो फिर बाकी बात और ही चलोगो। जी। तो जो ऐसी हर चीजें जो है उतर चली फिर कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अगर कहती है कि भाई जो है हम जो है केंद्रीय विद्यालय लाए हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कैसे लाए, कब आपने उसको जो है सदन में रखा। ये तो उनकी मतलब सरासर गलत बात है, वो झूठ फैलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि गूढ़ा और फिर वो उरई की तरफ चला गया। तो जहाँ जो नॉर्म्स हैं, जहाँ हमको पर्याप्त जगह मिलेगी और स्टूडेंट का रीच होगा, वहीं तो रखा जाएगा। हम अगर ये चाहें कि नहीं हमारे घर के बगल में डीएम ऑफिस हो, तो क्या अन लोगों के साथ अन्याय नहीं है? हम वहाँ रखेंगे जहाँ आसानी से जनपद भर का विद्यार्थी और सारी सुविधाओं के साथ पहुँच पाए। तो इसमें ये कोई अर्थ नहीं है कि हमें गूढ़ा मिल जाए या कहीं मिल जाए, जनपद में आया तो लोगों का भला होगा, बच्चों को भला होगा। बड़ी खुशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को इसको बहुत धन्यवाद देना चाहिए लोगों को। सुविधा तो तब हो पे जब जो है कोनो चीज हो है, अब सब चीजें हो ही चली है, तो सुविधा तो कैसे हो पे? नहीं, होने का अर्थ है मतलब आपका मतलब ये है कि उरई से है या जालौन से है? उरई नहीं, वो उरई और उसके बीच में है ना? तो अगर एक कॉर्नर में हम डाल दें, एकदम रामपुरा में डाल दें, तब आप कहेंगे कि जो है वहां से उरई वालों के लिए अन्याय हो गया। तो निश्चित रूप से एक संभाव के साथ वहां देखना पड़ता है जहां पर्याप्त जगह हो और पर्याप्त संसाधन हम देख पाए। जालौन नगर में बस स्टैंड पिछली 2019 से जो है बन रहा, तमाम नेता आए, तमाम अधिकारी आए, तमाम जो है परीक्षण हो गए, तमाम निरीक्षण हो गए, अभी तक बस स्टैंड नहीं बन पाओ। तो जिस चीज में जो है आपको क्या हुआ? देखिए आदित्य जी, मैं दोनों हाथ जोड़ के जालौन की जनता से एक पदाधिकारी होने के नाते इसकी माफ़ी मांगता हूँ, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि एक बस स्टैंड इतने समय से क्यों लंबित है, और लंबित हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो लें, और जिन्होंने इसको लंबित किया उसको दंडित करने का काम किया है। क्योंकि जालौन नगर की जनता ने जिस आशा के साथ उस बस स्टैंड के निर्माण की तरफ देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमने जाके वो तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करी एक बार, आपने शायद देखी हुआ है। जी जी। तो 2-3 दिन बाद काम शुरू होगा, फिर बाकी बार काम से थे लोगों। तो ये चीजें का है, ये खराब बात है, ये खराब बात है। उसकी एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना ड्यू कर सकते हैं, उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। ये बहुत खराब बात है, और जल्द ही शायद इसका संज्ञान लेकर और जब अगली बार हम बैठेंगे तो वो निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। विधायक जी से आपने बातचीत करी विषय में? विधायक जी से तो लगभग 2-3 बार इस विषय में बात हुई है। तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने ये बताया था कि कोई जो ठेकेदार था उसको शायद उस काम से हटा भी दिया गया था, लेकिन क्या यह वजह रही ये मुझे अभी जानकारी नहीं है कि वो निर्माण कार्य पूरा समय से क्यों नहीं हो पाया है, और जल्द ही इस विषय में दोबारा से उनसे बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़वे को आपको अनुभव कैसे रहा है, और पार्टी ने जो है कौन प्रकार से आपको सहयोग करो है? बहुत शानदार अनुभव। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों, मेरा चुनाव जो है युवा अवस्था से लेकर अब तक क्यों रहा। भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर केवल एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है। मैं इस देश में जन्म लिया तो मेरा पहला दायित्व मेरे राष्ट्र के प्रति है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोग की, तो मेरी जो आज पहचान है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत योगदान है, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अच्छे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव मेरे पक्ष में खड़ी रहती है। पिछड़ा वर्ग के जो युवा हैं उन्हें आपका संदेश देना चाह रहे हैं, जो सरकारी नौकरी या अन्य क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं? ठीक है, 3 प्रश्न हैं आपके। पिछड़ा वर्ग के जो हैं या जो भी युवा राजनीति कर रहे हैं, पहला और मेरा स्पष्ट संदेश कि अपना आहार नाल राजनीति से बाहर रखें। इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में आप पैसा कमाने के लिए नहीं आए। पैसा कमाने की व्यवस्था आप अपने दम पर, अपने हुनर पर कहीं से रखें। अगर आपने ये सोचा कि हम पैसा राजनीति से कमाएंगे, ठेकेदारी से कमाएंगे, ऐसे कमाएंगे, पूरी जिंदगी आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। आप किसी जनप्रतिनिधि के आगे पीछे बेवजह आत्मसम्मान रखकर घूमेंगे। तो पहला स्पष्ट संदेश ये है कि जो भी युवा राजनीति कर रहे हैं, आहार नाल अपनी दम पर, अपनी बाहों के दम पर अपना पैसा कमाएं।
दूसरा प्रश्न थोड़ा सा मैं भ्रमित हो गया, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? जो युवा राजनीति के क्षेत्र में या अन्य सरकारी नौकरी के क्षेत्र सरकारी रूप में, सरकारी उसमें जाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ ही नहीं कि हम नौकर बनना है, और रोजगार का अर्थ ये है 1,000 मौके अन्य क्षेत्रों में आपका इंतजार कर रहे हैं। नौकरी की अगर हम बात करें तो हम एक बहुत सीमित दायरे में उसको देखते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप एम्प्लॉय क्यों, एम्प्लॉयर बने। छोटी सी दुकान अगर आप खोलेंगे, और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, 35 साल जो नौकरी में आप देंगे, अगर आप 35 साल किसी भी जो है अपने रोजगार को देंगे, तो व्यापार बरगद का पेड़ होता है और 300 वर्ष तक चलता है। इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। नगर जालन को ले लें। 100 साल पहले जो लोग अमीर थे, अमीरों की लिस्ट में आज भी वो शामिल है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने व्यापार किया। नौकरी वाला कोई भी बहुत बड़ा आदमी तो नहीं मिलेगा। तो नौकरी के कॉन्सेप्ट से निकलिए, रोजगार के कॉन्सेप्ट पे आइए। मैं युवाओं से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, अपना टैलेंट पहचानिए और व्यापार में झोंकिए अपने आप को, आप बहुत अच्छी एक जीवन जिएंगे। 2026 में पंचायत चुनाव, बाकी बात 2027 में विधानसभा चुनाव। जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है जालौन में? स्पष्ट तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि चुनाव आने के पर तैयारी करते हैं। आप देख लीजिए, हफ्ते में 6-6 दिन हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो पार्टी की रूपरेखा के अंतर्गत आते हों, और जो अच्छे लोग होंगे, जो उन्होंने पार्टी में काम किया होगा। खासकर यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आदर्शवाद राजनीति में चलता नहीं। 2 प्रकार के कार्यकर्ता होता है। एक जो संगठन में बहुत अच्छा करता है लेकिन चुनाव में अच्छा नहीं कर पाते, और एक कार्यकर्ता जो होता है जो चुनाव में बहुत अच्छा करता है, संगठन में अच्छा नहीं कर पाता है। तो चुनाव में जीत इंपॉर्टेंट है, जो उन लोगों को देखा जाएगा जो जीत कर आ सकते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत ही हो। पिछले नगर पालिका चुनाव में जी, आप दावेदारी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि सीट हिसाब की नहीं आई, सामान्य सीट आई थी। ठीक है। तो आगे जो है दावेदारी देखी जा सकती है? नहीं, नगर पालिका चुनाव मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और उसका प्रमुख कारण यह है कि अभी मुझे संगठन में काम करना है। हमने भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरज वाथम जी से बातचीत करी। तमाम पहलू निकल के आए, राजनीति, समाज सेवा, शिक्षक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, सब चीज़ें आप लोगों ने देखी। आपको जो इंटरव्यू कैसे लगो हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो को शेयर करो। हमारा नाम आदित्य है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।